ओके, अब आता है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है? मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है। जैसे पहली टर्म ए है तो दूसरी टर्म ए इंटू आर होगी, तीसरी टर्म ए इंटू आर स्क्वायर होगी, फोर्थ टर्म ए इंटू आर क्यूब होगी। यानी कि हर टर्म में हम किसकी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं? आर की। ठीक है, तो आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ए जो हो गई वो सीरीज की फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक, अब मान लो मुझे इस सीरीज की nth टर्म निकालनी है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सीरीज है आपके पास 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये एक सीरीज है। इसमें a की वैल्यू तो 2 हो गई और r की वैल्यू यहां पे कितनी दिख रही है आपको? 3। r की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3। आप देखो 2 में 3 की मल्टीप्लाई करके 6 आता है, 6 में 3 की मल्टीप्लाई करके 18 आता है, 18 में 3 की मल्टीप्लाई करके 54 आता है एंड सो ऑन। आगे की बहुत सारी टर्म मिल सकती है हमको। तो यहां पे कॉमन रेशियो r है, फर्स्ट टर्म a है, nth टर्म ये है। मान लो मुझे यहां लिखी हुई चीज पता करनी है कि यहां पे लिखी हुई टर्म कितनी है, तो मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा। तो a 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म हो जाएगी आपकी 2 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 4, जो कि 2 इंटू 3 की पावर 4 कितनी हो जाए? 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया? 162। तो ये आपकी फिफ्थ टर्म हो गई, nth टर्म। अब एक फॉर्मूला सम का भी होता है, क्योंकि सीरीज के हमको सम की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। सम क्या होता है? nth टर्म का जो सम होता है इसमें उसका फॉर्मूला होता है Sn, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये किसी भी जीपी की फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। ठीक है ना। मान लो एक सीरीज है हमारे पास 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ये सीरीज है। आपको देखने से पता चल रहा होगा, अगर फर्स्ट टर्म a है तो a की वैल्यू यहां पे 1 है और कॉमन डिफरेंस है यहां पे 1/2, मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि सेवंथ टर्म बताइए। सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी? a7 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1/2 की पावर 7 माइनस 1, यानी कि a इंटू 1/2 की पावर 6 निकल आएगा आपका। ठीक है ना, 1/2 की पावर 6। a की वैल्यू कितनी है यहां पे? 1। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 18, 16, 2 जा 32 एंड 2 जा 64। ठीक है ना, तो 1/64 यहां पे आंसर आ जाएगा आपका। अब ये पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। वो क्या होता है? S5 से डिनोट करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म यहां लिखनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है यहां पे? 1 इंटू 1 माइनस r कितना है? 1/2, 1/2 की पावर 4 करनी पड़ेगी मुझे, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, यानी कि नीचे 1/2 आ गया तो 2 तो आया ऊपर, 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 4। ये आपका आंसर होगा। 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, 1/16, यानी कि 2 इंटू
15/16, ठीक है, ये कट के 8 आ गया तो आंसर आ जाएगा 15/8, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज जीपी। अब जीपी में हमें केवल दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, एक तो हमको nth टर्म निकालनी पड़ेगी और हमको किसी भी जीपी का सम निकालना पड़ सकता है। बस हमको वो जीपी पहचाननी आनी चाहिए कि ये जीपी कैसे है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस होंगे या किस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, कोई भी बहुत ज्यादा टफ सीरीज आपकी यूज होगी ही नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक समझाना है। अभी तक यहां पे क्या हुआ, एलजेब्रा। एलजेब्रा में जो जो चीजें हमें फिजिक्स में चाहिए थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी चीज होती है एंगल। आई होप एंगल सबको पता है। एंगल क्या है, एंगल इज मेजर ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। मेजर ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर एक लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरी लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है तो इन दोनों डायरेक्शंस में कितना डिफरेंस है वो इससे पता चलता है। इनको आगे पीछे बढ़ा दो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी। अब ये दोनों डायरेक्शंस में कितना डिफरेंस है, ये वाला, दिस इज एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है ना, जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल। अब जिन डायरेक्शन में जितना डिफरेंस होता है दैट इज एंगल। ठीक है, अब जनरली क्या करते हैं, अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेके एक पर्टिकुलर लेंथ को इस पॉइंट को सेंटर मान के ऐसे घुमा दें तो ये लेंथ कुछ ऐसे एंगल ट्रेवल कर लेती है थीटा। जो ये इतना सेक्शन है इसको बोलते हैं हम आर्क, दिस इज आर्क, ये वाली जो चीज, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है, और दिस इज एंगल। तो फॉर्मूला होता है एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना, अब आप खुद ही देखिए, अगर एंगल थीटा को मैं आर्क अपॉन रेडियस बोलूंगा, यहां पे भी ये चीज फाइंड आउट कर सकती है। आप इसको सेंटर मान के कोई भी लेंथ आर लेके ऐसे घुमा दीजिए तो ये जो आर्क लेंथ होगी, अगर इसको इस रेडियस से डिवाइड करोगे तो यही वाले फॉर्मूले के थ्रू एंगल निकल आएगा ये कितना है। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आप देखो, लेंथ अपॉन लेंथ हो गई, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, डायमेंशन लेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यूनिट नहीं होती, फिर भी हम एंगल को रेडियन में शो करते हैं। यूनिट होती है रेडियन, इसको इससे डिवाइड करके जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा। क्लियर, इस चीज को अच्छे से नोट करिए। अभी मैं अभी रेडियन को और एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से। ओके, तो यहां पे हमने अभी देखा कि रेडियन जो है वो एंगल का स्केल है जिस पे हम एंगल मेजर करते हैं। अब रेडियन को मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रेडियन है क्या। एक्चुअल में रेडियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एंगल सिस्टम को इन्वेंट किया हुआ है, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उन्हीं के नाम पे। देखिए रेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। रेडियन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक टर्म की हेल्प लेनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पाई, जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, दिस इज पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 भी होती है। ठीक है ना, अब ये आई कहां से, पाई का जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ कहां से है। देखिए, अगर मैं किसी भी पॉइंट को सेंटर मान लेता हूं, मान लो ये मैंने कोई सेंटर मान लिया सी, ठीक, और एक मैंने रस्सी ली,
जिसमें यहां पे एक पेन बांध के इसको बिल्कुल टाइट टाइट ऐसे घुमा दिया इस तरीके से, इसके अबाउट इसको घुमा के वापस मैं यही ले आया हूं, ठीक है। अब इस रस्सी की लेंथ है r। अब मैंने क्या, रेडियन ने पाया कि अगर इस पाथ लेंथ को ऐसे मेजर किया जाए, दिस इज सर्कुलर पाथ, इस पाथ लेंथ को ऐसे मेजर किया जाए तो ये सर्कुलर पाथ जो है, जो पाथ लेंथ यहां से निकल के आई थी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई आर। जो ये रेडियस ली गई है इसके 2 पाई टाइम्स ये आई है, ये जो पाथ लेंथ है। यानी कि पाथ लेंथ को हम आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं, हम इसको आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं। ये कितनी निकल के आई थी, 2 पाई टाइम्स ऑफ आर, ठीक है ना। यहीं से रेडियन की इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब आप ये देखिए, ये क्या किया, इसने पूरा कंप्लीट एंगल ट्रेवल कर लिया, यहां से लेके ये कंप्लीट एंगल ट्रेवल कर लिया। तो कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम पे ही इसको फेमस कर दिया कि ये कंप्लीट एंगल को 2 पाई रेडियन बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर कंप्लीट एंगल, ये कोई सर्कल है और यहां से आप स्टार्ट करते हो और यहां से चल के ऐसे चल के यहीं पे वापस आ जाते हो, तो समझ लीजिए आपने कितना एंगल ट्रेवल कर लिया, 2 पाई रेडियन। अब 2 पाई रेडियन को अगर देखा जाए तो ये तो हाफ हो गया, इतना एंगल कितना हो गया, ये तो पाई बाई 2 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये अगेन पाई बाई 2 हो गया, ये अगेन पाई बाई 2 और ये अगेन पाई बाई 2, 4 टाइम्स पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 की वैल्यू ये हो गई। अब ये तो सिस्टम था उस वक्त का जब रेडियन बोला जाता। अब ये रेडियन कोई यूजलेस चीज नहीं है। अगर कोई आर्क और रेडियस बराबर हो जाती है तो समझ लीजिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 रेडियन का एंगल बनेगा। यानी कि अगर मैं लूं कि ये आर्क लेंथ जो है दिस इज इक्वल टू आर, तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी 1 रेडियन। जो आर्क लेंथ को अगर आप रेडियस के बराबर कर दो तो जो भी एंगल सबटेंड होगा दैट विल बी 1 रेडियन, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी जो आर्क लेंथ है, ठीक है ना, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पाई रेडियन के बराबर होती है। चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रेडियन की इतनी नॉलेज के बाद एक चीज और है कि एंगल की एक और यूनिट होती है डिग्री, जिसको इस तरीके के एक सर्कुलर डॉट से हम डिनोट करते हैं। अब रेडियन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, देखिए रेडियन क्या है, रेडियन यूज होगा फिजिक्स में। क्यों, रेडियन निकलता है लेंथ अपॉन लेंथ से, ठीक है। तो लेंथ अपॉन लेंथ करके रेडियन पता चलता है, बट डिग्री इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है, जैसे कंप्लीट एंगल, अगर मैं एक कंप्लीट एंगल की बात करूं तो वो वहां पे कितना था, 2 पाई। कंप्लीट एंगल का मतलब टोटल सर्कुलर, ठीक है ना, दैट वाज 2 पाई। अब अगर डिग्री में बात की जाए, ठीक है ना, ये किस में था, ये था रेडियन में, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर डिग्री में की जाए तो इसको 360 डिग्री भी बोला गया है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 360 ओवर 2 पाई, यानी के 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है ना।
या ये भी कह सकते हो आप कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये रिलेशन भी यूज होगा बहुत ज्यादा बार आगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब आप ये देखिए यहां पे अगर मैं डिग्री की बात करूं तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। किसी भी एंगल को रेडियन बदलने का फॉर्मूला ये रहा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, यानी कि एक एग्जांपल समझ लीजिए इसको। इसने बोला है कि एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है? पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि एंगल कितना होगा। सीधे सीधे पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है? पाई। रेडियस कितनी है? 6, ठीक है। आर्क लेंथ कितने? पाई सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है? ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो पाई बाई 6 रेडियन। इतना एंगल हो गया। अब यही सेम आर्क, ठीक है ना, अगर यही सेम आर्क रेडियस इज इक्वल टू 3 पे होता तो एंगल कितना निकलता? पाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, पाई बाई 3 रेडियन। डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर रेडियस सेम आर्क है, ये आर्क समझ लीजिए, अगर मैं यहां पे लूं इसको, ठीक है, तो आप देखिए एंगल कितना बन रहा है। ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस है। और अगर इसी आर्क से मैं 3 सेंटीमीटर का ये लूं तो एंगल बन रहा है ये 3 सेंटीमीटर है। तो दिस एंगल इज पाई बाई 3 एंड दिस एंगल इज पाई बाई 6। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यहां पे सेंटर लिया है, क्या रेडियस यूज की है। अगर रेडियस 3 यूज करोगे तो ये एंगल देगा, यही आर्क सेम। आर्क की लेंथ दी गई है ये वाली, ठीक है ना, और आप ये करोगे तो एंगल देगा इतना। आर्क की लेंथ ये है 6 सेंटीमीटर। हो सकता है अब ये चीज अलग है, देखिए आर्क की लेंथ किस तरीके, आर्क कितना है। इस केस में आर्क ऐसे भी हो सकता है, ये यूं करके, थोड़ा सा यूं भी हो सकता है। आर्क लेंथ सेम उस पे मुझे नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने सेम पे बना दिया। एक्चुअल में हो सकता है आर्क डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहां पे आर्क की लेंथ कितनी लेनी है? पाई सेंटीमीटर। तो डिपेंड करता है रेडियस कितनी है, उतना ही आपको एंगल अचीव हो जाएगा। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक एग्जांपल करते हैं हम इसी पे बेस्ड। देखिए क्या एग्जांपल है। एग्जाम्पल में बोला है इसने, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज, मून की बात हो रही है अर्थ के साथ, कि मून से अर्थ की जो डिस्टेंस है दैट इज 3640 किलोमीटर्स, यानी कि 360,000 किलोमीटर्स डिस्टेंस है मून और अर्थ के बीच में, ठीक है। अब एंड इट्स डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 42 मिनट। ये मुझे एक्सप्लेन करना है अभी 42 मिनट का मीनिंग क्या है। एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर द डायमीटर ऑफ द मून इन किलोमीटर। अब डायामीटर हमको बताना है कितना है किलोमीटर्स में। देखिए क्या है, डिग्री, डिग्री के बाद आता है मिनट।
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट का सिंबल ये होता है। उसके बाद आता है सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड में क्या आता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये भी एंगल के ही मेजरमेंट है, ठीक। तो 42 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं इसको 42 मिनट्स का मीनिंग क्या हुआ, जब 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री है तो 42 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1/60 इंटू 42 डिग्री, इतने डिग्री। अब अगर मैं इसको लेंथ वगैरह के साथ यूज करूंगा, फिजिक्स में यूज करना, तो मुझे एंगल को जो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब मुझे इतना पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो इतने डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। ये कितना होगा, 42/60 कितना हुआ, 6 7 जा 42, 7/10 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो 7/10 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ, 7/10 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जो मून, ये तो अर्थ हुआ, ये अर्थ हुई, दिस इज अर्थ, और ये हुआ मून। मून का जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है मून का, ये सबटेंड करता है, दिस इज थीटा। ये मून है, मून का जो डायामीटर है वो अर्थ पे सबटेंड करता है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है डी, वो डी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डायामीटर की लेंथ पूछिए कि ये डाया कितना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दिस विल बी लाइक एन आर्क। आर्क ये है, रेडियस ये है और एंगल ये है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दैट मीन्स आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। थीटा इंटू रेडियस का मीनिंग क्या हुआ यहां पे, ठीक है। देखिए थीटा इंटू रेडियस, थीटा कितना है 7/10, तो आर्क लेंथ कितनी हो गई, आर्क ही यहां पे डायमीटर है, इस चीज को हम आर्क मान सकते। देखो अगर इसको सेंटर मान के इसको ऐसे किया जाए तो ये चीज आर्क हो जाती है, रेडियस हो जाती है। तो आर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 7/10 इंटू π/180 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी है 360,000 किलोमीटर। तो ये टोटल जो आपका आंसर बनेगा ये आ जाएगा आपका 4400 किलोमीटर्स। दिस विल बी डाया ऑफ मून, ठीक है ना। ये मून का डायमीटर, मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं। देखिए क्या बोला है इसने, मून जो है अर्थ पे खड़े हुए, मान ली मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, मैं मून को देख रहा हूं, तो अर्थ पे खड़े हुए ऑब्जर्वर की आईज पे, अर्थ पे खड़े हुए ऑब्जर्वर की आईज पे मून एक एंगल सबटेंड करता है जिसकी वैल्यू कितनी है 42 मिनट। अब 42 मिनट को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, 7/10 इंटू π/180 रेडियन, ठीक। अब इतना जो एंगल सबटेंड किया गया है ये आई पे किया गया ऑब्जर्वर की, जो मून से कितनी डिस्टेंस पे है 360,000 किलोमीटर पे, ठीक है ना। अब जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना, ये क्या है बहुत स्मॉल एंगल हो गया, दिस इज वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है ना। जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो आर्क को स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल, मान लो बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो आर्क को स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। तो यहां पे आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, रेडियस ये है, एंगल ये है, तो यहां से आर्क लेंथ निकल आई, और आर्क लेंथ ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टर्म आई कहां से? ये टर्म एक राइट एंगल ट्रायंगल से आई है। राइट एंगल ट्रायंगल से आई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उनके रिलेशंस हैं ये। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं अगर हम यहां पे, मान लीजिए मैंने ये यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया एक, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या हो गया? थीटा मान लीजिए। अब जो एंगल होता है, जहां का आप एंगल मानते हैं, उसकी नीचे वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये जो सबसे बड़े वाली साइड होती है एच, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर। अब इसमें एक एंगल 90 होना जरूरी है, ठीक है ना। अब अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करता हूं, अगर परपेंडिकुलर को मैं हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करता हूं, तो जो रेशियो बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं साइन। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अगर मैं बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करता हूं, तो उस रेशियो को बोलते हैं कॉस ऑफ दिस थीटा। अब अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करता हूं, तो उस रेशियो को बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। अब जो इसका अपोजिट है, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं कोसेक, ठीक है। अब जो इसका अपोजिट है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, उसको बोलते हैं सेक थीटा, और जो इसका अपोजिट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं कॉट थीटा। ये रेशियोज है जो जिनको हमें बोलना है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अगर आप बेस का स्क्वायर करोगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये रेशियोज और ये पाइथागोरस थ्योरम दोनों मिलके बहुत सारे फॉर्मूले प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, ये बेसिक है। जितने भी फॉर्मूले मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा उन सबका बेसिक यही है, इसको बहुत अच्छे से आप नोट करिए और याद रखिए। ये परपेंडिकुलर, P इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, H is hypotenuse and B is base। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल होना ही चाहिए। जो दो सबसे छोटी साइड्स होती है उनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए, और इस 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, ठीक। अब जो एंगल बना हुआ है वो हाइपोटेन्यूस और बेस से मिलके बनता है। दिस इज बेस एंगल। क्लियर? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये जो रिलेशंस अभी हमने डेवलप किया है, ये रेशियो और ये पाइथागोरस थ्योरम, इन सब से मिलके कुछ फॉर्मूले बनते हैं जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए क्या मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, ये लो, इधर भी मैंने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज क्या हो जाएगी, p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। p बाई एच क्या है, अगर रेशियो से देखा जाए तो p बाई एच इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो दीज आर आइडेंटिटीज, और ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड इट इज ऑलवेज 1। दूसरी चीज, अब यहीं पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को आप डिवाइड करिए पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 1 प्लस बी बाई पी जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई पी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 प्लस पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो टेन थीटा आता है, और बेस बाई परपेंडिकुलर करते हैं तो कॉट आता है, ठीक है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, दिस इज कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी अपने आप में एक दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब अगर मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को डिवाइड कर दूं बी स्क्वायर से, ठीक है, अगर मैं इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट है अपने आप में। ये देखिए, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हम डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। नोट करिए इनको अच्छे से। ओके, तो मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज का बेसिक बताया कि इस तरीके से कि कुछ आइडेंटिटीज प्रूव हो जाती हैं, ठीक। हमें ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने, और एक ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले उनकी लिस्ट यहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। उन सारे फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। एचसीवी में भी दिए हुए हैं, हर बुक में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिए हुए हैं जो फिजिक्स के लिए यूज होंगे, वो सारे आपको याद रखने हैं। अब कुछ वैल्यूज हैं बहुत ही कॉमन है, कॉमनली यूज्ड वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज हैं जो कॉमनली यूज की जा सकती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मान लीजिए कुछ सबसे ज्यादा यूज होता है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यूज होता है 45 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री का भी बहुत बड़ा यूज है। इसके बाद यूज होता है 60 डिग्री, और फिर यूज होता है 90 डिग्री एंड सो ऑन, आगे तक के यूज होते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे साइन में वैल्यू चाहिए 0 डिग्री की, तो इसके लिए क्या करना होता है, एक इस टाइप से टेबल बनाते हैं, या तो इनको याद रख लीजिए या फिर इस तरीके से याद रख लीजिए, लिखते चले जाइए 1 2 3 4 और 1 0 1 2 3 4 लिखना है यहां पे, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, ये भी 0 तो ये भी 0, 1 2 3 एंड 4। पूरी टर्म को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और उसके बाद सबका अंडर रूट ले लो। जो भी वैल्यूज आएंगी वो इनकी वैल्यूज है। तो साइन में आप ये देखिए वैल्यूज क्या होगी 0, ये कितनी होगी 1/2, और ये 1/2 तो अंदर ही हो जाएगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, और ये 3/4 हो गया, ये हो जाएगा
रूट ऑफ 3/2 और ये क्या हो जाएगा 1। सारी वैल्यूज आ गई है आपके पास, देखिए आप। तो ये साइन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो आपके पास है। साइन की वैल्यूज ये रही, इन्हीं के बेसिस पे कॉस की भी वैल्यू मिल जाएगी आपको। कॉस, जो चीज ऐसे लिखिए इसको राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, कॉस आ जाएगा। जैसे ये 0 है, सबसे लास्ट में 0 लिख दो। 1/2 है, इस बार 1/2 यहां लिख दो। 1/√2 तो यहीं पे आ जाएगा। ये चीज है, इसको वहां लिख दो और 1 को यहां पे लिख दीजिए। 0 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है ना। अब जो tan है, tan थीटा क्या होगा, मुझे वैसे भी पता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, या ये कर लो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूस। h से h कट जाएगा, तो ये क्या हो जाता है एक्चुअल में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो tan की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे √3 आ जाएगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरीके से tan की वैल्यूज भी हो गई हैं। अब बाकी कोसेक थीटा 1/sin थीटा करके आ जाएगा। मान लो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 1/2 को अपसाइड डाउन करो, कोसेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से सेक थीटा 1/cos थीटा से आ जाएगा और कॉट थीटा 1/tan थीटा से आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम वैल्यूज रख सकते हैं। अब एक दो वैल्यूज और हैं, जैसे साइन 37 डिग्री, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होगी 3/5। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होगी 4/5 और tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 3/5। अब जब 37 वैल्यू इंपोर्टेंस रखती है तो 53 डिग्री भी वैल्यू इंपोर्टेंस रखेगी। इसी तरीके से साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 और tan 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/3। ठीक है ना, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको याद रखनी है। क्लियर? इन चीजों को अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।